हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एमसीक्यू बुक की सीरीज चल रही, जो कि 15,000 क्वेश्चनों की सीरीज है। तो इसके सिलसिले में ये आज तीसरे टॉपिक की दूसरी क्लास है। अब तक के हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। तीसरी टॉपिक प्रागैतिहासिक काल को हम लोग लेके चल रहे हैं, गोइंग ऑन है इस समय। तो उसकी एक क्लासेस हो चुकी हैं, ये दूसरी क्लासेस है। तो ऐसे करके हम एक-एक टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। मैं इस पे इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करा दूँगा कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। थ्योरी तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं, बट हमें प्रैक्टिस पे धार देनी है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि पिछले प्रागैतिहासिक काल का जो पहला क्लास है, उसमें 25 नंबर तक हमने क्वेश्चन करा दिए थे। सॉरी, 26 नंबर तक। हम 27 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए स्टार्ट करते हैं। और लेखपाल के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, इस पे आप जॉइन करिए और अपने अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा स्थल पूरा पाषाणी उपकरण नहीं प्राप्त है? मतलब कहाँ से कौन-सा ऐसा पूरा पाषाणी उपकरण स्थल नहीं प्राप्त हुआ है, जो आपको सामने ये दिख रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी करके जो दिख रहा है, आपको इसमें से जवाब देना है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है? थोड़ा-सा हम इसको ज़ूम कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो आपको बताना है दोस्तों, 27 नंबर का जवाब देंगे आप। तो मेरे जवाब देने से पहले आपको गेस करना है दोस्तों, इससे आपका पावर गेसिंग बहुत तगड़ा होगा। ठीक है? तो पावर गेसिंग जितना तेज रहेगा, उतना आप एग्जाम में एनिमुलेट करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है दोस्तों? तो 27 नंबर का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो आहार है, यहाँ से कोई पूरा पाषाण का उपकरण नहीं प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा तात्विक अवशेष मिले हैं? तो आपको जवाब देना है। 28 नंबर का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंजाब का जो क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ से हमें ज़्यादा तरीके से पुरातात्विक स्रोत मिलते हुए दिखाई देते हैं। 29 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि सिंहावल एक पूरा स्थल है। किस चीज़ का है दोस्तों? आप लोगों को जवाब देना है। टू द पॉइंट हम बात करेंगे, क्योंकि 15,000 क्वेश्चन तभी जल्दी से पूरे हो पाएँगे, जब हम टू द पॉइंट और फास्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक, अपने प्रैक्टिस को धार दीजिए कि आप कितने पानी में हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें लगता है कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, बट असली असली पानी में तब पता चलते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने गलत हो पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस करना इज़ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़रूरी है दोस्तों। बिना प्रैक्टिस के आप पॉसिबल ही नहीं कि कोई एग्ज़ाम में क्लैरिटी आपको आएगी, नहीं आएगी दोस्तों। कुछ ना कुछ नंबरों से रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई रहेंगी, तो क्वेश्चन हॉल में पूछे जाते हैं ना परीक्षा एग्ज़ाम में, वो कंसेप्चुअल, वो क्या होता है ना, उसकी क्लैरिटी नहीं आएगी। 100% ये है। आप रिवीजन के माध्यम से प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के माध्यम से रिवीजन करिए। देखिए, अपने अप्रोच को चेंज करिए। ना रिजल्ट आ जाए आपका, तो आप मेरा नाम बदल देना, और कमेंट में आकर बोलना कि हाँ, मैंने क्या बोला था, और क्या नहीं हुआ और क्या हुआ आपके साथ। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? 29 नंबर का जवाब देंगे। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न पूरा पाषाण संस्कृति। ठीक है? सिंहावल जो एक पूरा स्थल है, वो किस चीज़ का है? निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का है। ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न पूरा पाषाण काल मानव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो एक क्वेश्चन ये जो आप दिख रहे हैं ना, सही है। अगर यहाँ होता कि नॉट लिखा होता, अर्थात नहीं लिखा होता, तो कभी-कभी क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, जो हमें एकदम कंसेप्चुअल, फैक्चुअल, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होने के बाद भी हम यहाँ पे गलत कर देते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पर सही या गलत जो दिया है, इसको 10 सेकंड पढ़ने, थोड़ा लेट लगे पढ़ने में क्वेश्चन को, चलेगा, बट यहाँ से क्वेश्चन को आपको क्लैरिटी आना चाहिए, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। हमें स्टार्ट करना पहले यहीं से, नहीं तो हम यहाँ से सही लगाने के बाद भी हम यहीं पे मात खा जाते हैं। तो यहीं से हम लोग क्या होता, यहीं से छँटनी चालू होती है दोस्तों। जो छँटाई होती है ना, हमें हार्ड क्वेश्चन से बाहर नहीं निकलते, हमें जो आता है क्वेश्चन उससे बाहर निकलते हैं, क्योंकि हम उसको गलत कर चुके होते हैं, और दूसरा कोई उसको गलत नहीं करता, उसको सही कर देता था। हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यूपीएससी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जवाब हो जाएगा, क्या होगा? 30 नंबर का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि संघाओं गुफा पूरा स्थल का काल है। किस काल का है? जो संघाओं गुफा है, वो जो पूरा स्थल है दोस्तों, वो किस काल से है? ये आपको बताना है। तो 31 नंबर का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मध्य पूरा पाषाण काल का स्थल है, यानी पूरा स्थल है। ये भी 2000 पीसीएस, यूपी पीसीएस, अच्छा ये थोड़ा-सा डेट मेंशन किया गया, तो थोड़ा-सा इसमें कट लग गया है। ये भी लगभग 2010 के या 15 के आस-पास पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो आपको इसका जवाब देना है। तो हमें लगता है ये सभी लोग जवाब दे पाएंगे क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये हो जाएगा सिल्ट हो जाएगा। जब अगर हम बात करें पूरा पूरा पाषाण की जो हमें औजार मिले हैं वो मिली, कुल्हाड़ी मिली है, गणासा मिला है और बिदारड़ी मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डियों की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? दोस्तों ये भी यूपीपीएससी 2005-2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि पूरा पाषाण कालीन जो युगीन हड्डियां थी वो मातृ देवी की प्रतिमा जो मिली है वो कहाँ से मिली है? हमें सही जवाब देना दोस्तों। तो 33 नंबर का आप सही जवाब देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, इसको हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, 34 नंबर पर चलते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? फलक संस्कृति किसे कहा जाता है दोस्तों? जो फलक संस्कृति थी उसे क्या कहा जाता है, वो किस काल में वो प्रचलित थी? तो हमें जवाब देना है। 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उच्च पूरा पाषाण संस्कृति में ये जो फलक संस्कृति थी ना वो प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं 35 नंबर पर। 35 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष, शायद ऐसा कुछ लिखा है दोस्तों, थोड़ा सा कट गया है, माफी चाहूंगा, मिले हैं। तो आप लोग 35 नंबर का जवाब देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटड़े। पटड़े हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का मुच्छल मुच्छतला और चिंता मनुगावी शिलाश्रय किस रूप से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है कि 36 नंबर का जवाब है, जो आंसर उसका कौन सा आंसर सही होगा। तो आप सबसे पहले गेस करिए दोस्तों। आप गेस पावर से पहले करेंगे तो आपका गेसिंग जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो होता ना कि क्वेश्चन में अब सभी क्वेश्चन तो नहीं आ सकते ना आपको एग्जाम में, तो गेसिंग पावर लगाना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिस से हमारे गेसिंग पावर समझ में आती है, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है, किस एग्जाम में पूछा गया, कितना पूछा गया, हर चीज़ पता चलता है। किससे? हमारे पीवाईक्यू से। और ये लूसेंट की बुक ऐसी बुक है, इसमें कोई एग्जाम नहीं बचा है दोस्तों जिसका पीवाईक्यू इसमें सम्मिलित नहीं है। आप लोग यकीन मानकर, विश्वास मानकर आप मेरी सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये मैं 100% आपको विश्वास दिला रहा हूँ। हम लोग भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ, बट हम अगर एक जगह अस्थायी हो जाए ना तो हमें सिलेक्शन बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस हमारे में कमी यही होती है कि हम कुछ यहाँ से पढ़ते हैं, कुछ फलाने से पढ़ते हैं, कुछ फलानवा ने बता दिया वहाँ से पढ़ लिए, तो इसी में हम ऐसे कूदते रह जाते हैं और आखिरकार हमारा सिलेक्शन यानी लिस्ट में नाम से वंचित हो जाता है। तो 36 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भारत में उच्च पूरा पाषाण हड्डी जो सींगों से बने उपकरण के सर्वाधिक दोनों प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत का मिलान करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इससे मिलान करते हैं दोस्तों कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर आइए देखते हैं। पहले तो दिया है एबेविलियन और एसिलियन, और उसके बाद दिया है मुस्तीरियन, उसके बाद दिया है मेंडलेनियन। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आप एक एक क्वेश्चन को देखते जाइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा किस किस एग्जाम में पूछा है। मुझे ज़्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। जब कोई सफाई दे तो उसकी बात को मत मानिए, आप सीधे आप उस रिसोर्स पे विश्वास करिए जो आपके सामने पेश किया जा रहा है कि वो सही है गलत है, और ये प्रूफ आपके सामने है, इसमें कोई झूठ नहीं बोला जा सकता। ठीक है, आप लोग एक बार यकीन मान के प्लीज इस सीरीज को फॉलो करिए, आपको परिणाम खुद ब खुद मिलना चालू हो जाएगा। यार ये बुक जो है ना कम से कम 15,000 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया और हर टाइप के, हर पैटर्न के, हर एग्जाम को सम्मिलित किया गया है। तो हम इधर उधर भागने की बजाय इस बुक से हम क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हैं? टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्या चाहिए भाई, हर चीज इसमें है, मगर हम इसको हल्के में लेते हैं यार। हम दूसरी प्रैक्टिस की बुक लेकर के आएंगे, उससे प्रैक्टिस कर लेंगे, टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस कर लेंगे, मगर इस बुक से प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो इसमें सम्मिलित सभी क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। टेस्ट सीरीज में कभी ऊपर कर देता, कभी नीचे कर देता क्वेश्चन करेंगे, उसका हमें मैच नहीं कर पाता, पीवाईक्यू का लेवल नहीं होता। हम कितनों टेस्ट सीरीज लगा ले, जब तक पीवाईक्यू नहीं लगाते हैं तब तक हमारा सही मार्गदर्शक नहीं होता है, नहीं पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस सीरीज को फॉलो करिए। जिनके पास ये बुक है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इस सीरीज के माध्यम से पढ़िए, आपको
मैं बहुत ही आसानी के साथ आपको कवर करवा दूँगा और बार-बार एक बार पढ़ लेंगे, एक बार नहीं समझ में आता है, तो पहले उस टॉपिक को नोट करिए जो गलत हुए हैं। जाके उसको अपने नोटबुक या बुक से रिवाइज़ करके फिर जाके प्रैक्टिस करिए, देखिएगा ऐसे क्यों नहीं सही होता और एक बार गलत हुआ क्वेश्चन दोबारा जीवन में गलत नहीं होगा, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों? तो 48 नंबर पे चलते हैं, कह रहा है कि पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में मध्यवर्ती काल को कहा जाता है। अर्थात जो पूरा पाषाण एवं नव पाषाण काल है, तो जाहिर-सी बात है दोस्तों इसको क्या कहा जाएगा? इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 38 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब पूरा पाषाण है शुरुआती का और लास्ट पाषाण है, नव पाषाण जो है लास्ट का है, तो बीच वाला तो यही तो बचेगा दोस्तों, मध्य पाषाण काल। ठीक है? आगे चलते हैं 39 नंबर कह रहा है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिला है? तो आपको इसका जवाब देना है। 39 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बागौर से मिला है। कहाँ से दोस्तों? बागौर से हमें पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है? चलते हैं 40 नंबर पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? जो माइक्रोलिथ था दोस्तों, उसका उपयोग किस काल में होता था? आइए देखते हैं दोस्तों किस काल में होता था, तो ये होता था ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल में इसकी क्या होती थी? उपयोग होती थी। 41 नंबर चलते हैं दोस्तों, थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे लगता है धुंधला दिखाई दे रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ। ऐतिहासिक संस्कृति का महत्व स्थल भीमबेटका जो स्थित है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? वो स्थित है मध्य प्रदेश में। जो भीमबेटका है इसको तो सभी लोग जानते हैं, हर एग्ज़ाम में कोई ऐसा एग्ज़ाम में नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। तो आईआरएस और आरटीएस 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो आपको पता होगा, ये गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, 43 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग मतलब हिरण का सींग या हरिण बोलते हैं, हिरण का सींग या हरिण का सींग के छल्लों का माला प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो पीसीएस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप 43 नंबर का जवाब देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महदहा से हिरण की सींग प्राप्त हुआ है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 44 नंबर पे चलते हैं, कहला निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? और तो और हड्डी तो हड्डी, उसके आभूषण भी मिलते थे भाई दोस्तों पहले। तो हमें इसको बताना है कहाँ से जो हड्डियों के आभूषण थे दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो बागोर था दोस्तों, वहाँ पे हड्डी के साथ-साथ उसके आभूषण की भी प्राप्ति हुई है। ठीक है? इसको आप लोग ध्यान रखना है, बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे देखते कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है या प्रसिद्ध है? तो आप लोग इसका जवाब देंगे, क्या होगा दोस्तों? 45 नंबर का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भीमबेटका है दोस्तों, ये प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। 46 नंबर कह रहा है कि सराय नाहर, राय और महदहा संबंधित है। यूपीपीसीए 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 46 नंबर का जवाब देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये घाटी गंगा के मध्य पाषाण संस्कृति से क्या है? संबंधित है दोस्तों। आगे कह रहा है 47 नंबर कह रहा है कि भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? यूपीपीसीए 2008। बार-बार मैं आपको दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आपको दिमाग में बैठ जाए, आपको यकीन हो जाए कि हाँ, क्वेश्चन पीसीएस का क्वेश्चन कहाँ से कितना पूछा है, कितना हर एग्जाम का क्वेश्चन में पूछा गया, वो सब चीज़ मैं दिखाऊँगा। तो 47 नंबर का जवाब देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमबेटका। ठीक है? भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। आइए आगे चलते हैं। 48 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं दोस्तों? यूपीपीसीए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि शिलाश्रय के मानव जो समाधान के प्रमाण है, वो कहाँ से मिला है दोस्तों? तो 48 नंबर का जवाब देंगे आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखनिया शिलाश्रय वन से। ठीक है, कहाँ से? लेखनिया शिलाश्रय वन से। आइए आगे देखते हैं। 49 पे चलते हैं। 49 क्या कह रहा है दोस्तों? आइए नजर डालते हैं। 49 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल का प्रागैतिहासिक काल के चित्र शिलाश्रय की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो आपको जवाब देना है दोस्तों। भांजा दिया है, भीमबेटका दिया है और जौरा अजंता। इसमें से हमें चूज करना है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रशिलाएं जो है वो सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है, किस स्थान से खोजी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन से? भीमबेटका और जौरा। कौन से दोस्तों? भीमबेटका और जौरा, यहाँ से सबसे बड़ी मेखला खोजी गई।
50 नंबर कह रहा है कि पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार का पहली बार परिचित थे। तो 50 नंबर का जवाब क्या हो दोस्तों? 50 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मध्य पाषाण काल की बात है दोस्तों, ठीक है, मध्य पाषाण काल की बात है। आइए 51 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किससे पालतू बनाया था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कोई अगर मतलब क्या ही बताऊं, अगर एक बार भी देखा होगा ना तो इसको सही कर देगा, ठीक है। 51 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि पहले के लोग किसको पालन पोषण करते थे? वो थे कुत्ते, ठीक है। दोस्तों प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। मैं हर रोज आपको क्लास ले रहा हूँ, चाहे लेखपाल की प्रैक्टिस की हो जाए, चाहे लूसेंट बुक की ये सीरीज चल रही हो। मैं रात के 2 बजे मैं कसम से सच बता रहा हूँ भाई, रात के 2 बजे मैं क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ केवल आपके लिए, ठीक है। आप सभी लोग इसको बुक को जो ग्रीन वाली है और जो ब्लू वाली है, ये दोनों एमसीक्यू प्लस थ्योरी सबके टेबल पे पड़ी होगी, मगर कोई नहीं आज तक बढ़िया से। आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या आपने कभी इसे अच्छे से आपने इसे पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। आप नहीं पढ़ेंगे, मैं भाई 100% मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 95% ऐसे लोग होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, बस खाली एक बार देख लिए होंगे ऐसे रेंडमली, बस शौक के लिए लेते हैं यार कि हाँ लूसेंट मेरे पास भी होना चाहिए, मगर आप नहीं जानते कि उसी लूसेंट बस कितना बड़ा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हमें भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये सोचने पड़ेगा आपको, ये सोचना पड़ेगा आपको दोस्तों, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कुछ नया करना पड़ेगा आपको, सिलेक्शन लेने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा, अदरवाइज हम थ्योरी तो जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो 52 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में मानव अस्थि पंजर या कंकाल, जिसे अस्थि पंजर उसे कंकाल कहा जाता है, उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं दोस्तों? जो कहाँ से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो 52 नंबर का जवाब देंगे आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मध्य पाषाण काल से, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे 53 नंबर क्या कह रहा है? 53 नंबर कह रहा है कि किस प्रदेश में मिले मध्य पाषाणी पुरा स्थल को टेरी स्थल कहा जाता है? किस क्या चीज कहा जाता है दोस्तों? टेरी स्थल। तो 53 का जवाब आप लोग देंगे, 53 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टेरी स्थल कहा किस राज्य में है या किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है तमिलनाडु को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको विचार करना है और नव पाषाण काल मानव जीवन की विशेषता थी, वो क्या क्या थी ये हमको बताना है, ठीक है। 54 नंबर का आप लोग जवाब देंगे दोस्तों। वो क्या क्या था जो नव पाषाण काल में लोग मानव मानव जीवन की विशेषता क्या थी जो नव पाषाण काल में थी? तो आपको जवाब देना है। तो पहला खेती था, जी हाँ बिल्कुल था। पशुपालन था, बिल्कुल था। अस्थायी बस्तियां नव पाषाण में बसने लगी थी, ठीक है। लेखन कला का जो विकास था वो नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। 54 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालें तो कह रहा है कि मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? जो मनुष्य की बात हो रही है दोस्तों, वो किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना, ठीक है। 55 नंबर का जवाब देंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नव पाषाण काल में, ठीक है। यहाँ पर संस्कृत वो कृषि जो थी वो अस्थायी रूप से करने लगे थे और यहाँ पे लोगों का बसाव होना चालू हो गया था। कब? नव पाषाण काल में। आगे चलते 56 नंबर कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? आपको जवाब देना है कि ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़ या चिरांद से या फिर बुर्जहोम से। तो 56 नंबर का क्या होगा जवाब? ये आपका आप लोग जवाब देंगे 56 नंबर का, ये हो जाएगा मेहरगढ़ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक बार जब आप इस क्लास को कंप्लीट करना तो उसमें कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उससे आपको पता भी चलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग किस पड़ाव पे अभी पहुंचे हैं, ठीक है। 57 नंबर पे चलते हैं। 57 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है दोस्तों? जो मेहरगढ़ है दोस्तों उसको मुझे बताना है वो कहाँ अवस्थित है। यूपीएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 57 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पश्चिमी बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान के लगभग एरिया में आता है। मेहरगढ़ वहीं पे आता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक बार विश्वास करके इस सीरीज को फॉलो करिए, देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा। सभी भेड़िए की चाल चल रहे हैं दोस्तों, वहां से कुछ
अलग से करना पड़ेगा ना। आप इसी लूसेंट बुक को जो मैं ये सीरीज़ करा रहा हूँ, अगर मल्टीपल बार रिवाइज़ कर लें 2 से 3 बार ना, तो आप देखेंगे कि आपका जीएस का प्रॉब्लम आधे से ज़्यादा सॉल्व ही हो जाएगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं, कह रहा है 58 नंबर, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाला अनाज क्या था दोस्तों? जो मानव द्वारा प्रयुक्त हुआ था अनाज, यूपीपीएससी 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 58 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे बहुत लोग मात खा जाएँगे कि कोई लगाएगा जौ पे, कोई लगाएगा चावल पे, बट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, ठीक है? क्या आपका क्वेश्चन सही था या गलत था? कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, बार-बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 59 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्थल पर गेहूँ और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो आपको बताना है, जो जौ और गेहूँ की खेती थी दोस्तों, वो सबसे पहले कहाँ पे मिली थी? तो ये मिला था मेहरगढ़ में मिला था, ठीक है? कहाँ पे? मेहरगढ़ में मिला था। यूपीपीसीएल 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं, 60 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से और बायो सॉरी जंगली और बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? यूपीपीएससी 2004, नेट जेआरएफ 2007। मैं कह रहा हूँ कि हर एग्जाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसके बारे में आप कभी सोचे नहीं थे, ठीक है? तो 60 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेलन घाटी थी, ठीक है दोस्तों? बेलन घाटी से हमें दोनों प्रकार के धान की प्रजाति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं, 61 नंबर कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। किस जगह से प्राप्त हुआ है दोस्तों? यूपीपीएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 61 नंबर का जवाब देंगे आप लोग, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूपी के कोल्डीवा में, जो कि इलाहाबाद के नियरेस्ट या इलाहाबाद में पड़ता है, यहाँ से सबसे पहले क्या मिले हैं? धान के साक्ष्य की खेती की साक्ष्य मिले हैं, ठीक है दोस्तों? आगे चलते हैं, कह रहा है कि खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया था? खानाबदोश जो आदमी थे, वो किस काल में अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ किए या बसना स्टार्ट किए? तो 62 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो नवपाषाण काल है, जहाँ लोग अस्थायी रूप से बसना चालू किए और कृषि का प्रमाण वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? सीआरपीएफ 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं, कह रहा है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? यूपीएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 63 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कहाँ से? कालपी से, ठीक है? क्या बोल रहा है? कालपी से। कह रहा है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है दोस्तों? वो मिला है कालपी से मिला है। आगे चलते हैं, 64 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? ये तो सबको पता होगा, यूपीपीएससी 2003, 2011 में लगातार इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 64 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्ज होम, ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं, 65 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? यूपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? 65 नंबर पे आप ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुफा कराल हो जाएगा, ठीक है? इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, जी हाँ, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 66 नंबर कह रहा है कि नवपाषाण कालीन गर्त निवास के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो आपको ऑप्शन दिया है, आपके सामने हमको बताना है कि कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से और गुफकराल से। तो इसके हिसाब से क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? 1, 2, ठीक है? यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, सर्किल करके दिखा रहा हूँ कि हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। ये हर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ, और लास्ट में सेशन खत्म करने से पहले मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर भेजना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस सीरीज़ को फॉलो करिए और अपने आप का मूल्यांकन करिए दोस्तों। थ्योरी तो हर कोई पढ़ रहा है, हम भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे, सब लोग पढ़ते थे, ठीक है? आप भी पढ़ते हैं, और क्या परिणाम कुछ निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा है। तो हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, ठीक है? बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं कि हमारा एग्ज़ाम निकल सकता है, ठीक है दोस्तों? तो आप थ्योरी पढ़ेंगे, इधर भूल जाएँगे, इधर पढ़ेंगे, भूल जाएँगे। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम थ्योरी पढ़ते क्यों ना प्रैक्टिस करें? प्रैक्टिस से हम दूर भागते हैं। हम प्रैक्टिस जब करने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, तो हमारी हिम्मत नहीं लेती कि हम प्रैक्टिस कर लें। बट उसी हिम्मत से हमें आगे बढ़ना है। जब उसी हिम्मत से हम आगे बढ़ेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, प्रैक्टिस में निखार आएगा। प्रैक्टिस तो चाहे वो आप जो लाइफ में ले लीजिए या कोई और किसी भी एग्ज़ाम्पल में ले लीजिए, प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होती, मगर एक दिन ज़रूर कामयाब करती है आपको।
ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए दोस्तों। जितना आप सपोर्ट करेंगे मैं उतनी ज़्यादा डेडिकेशन करूँगा आपके प्रति। इस बुक के साथ-साथ मैं लेखपाल की भी टेस्ट सीरीज़ करा रहा हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप लोग उससे जुड़िए और सबकी प्लेलिस्ट अलग-अलग बना दी जाएगी टॉपिक वाइज़, तो आपको कहीं से भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये इकलौता चैनल है जो आपको लुसेंट पूरा निचोड़ देगा और अलग-अलग टॉपिक वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़ आपको देखने को मिल जाएँगे प्लेलिस्ट पे। बहुत लोगों ने करा होगा बट कहीं 1 क्लास, कहीं 2 क्लास करके छोड़ दिया। मैं पूरी सीरीज़ आपसे प्रॉमिस करता हूँ, पूरी सीरीज़ खत्म करके तभी मैं दम लूँगा और आप लोगों के लिए ये सब कर रहा हूँ, तो आप लोगों का प्लीज़ सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है? तो आज का सेशन अब यहीं खत्म करते हैं, कल हम फिर से शुरू करेंगे। 66 नंबर हो गया था, तो इसमें टोटल लगभग 163 क्वेश्चन हैं। 163 में हम लोग 66 पे पहुँच चुके हैं, ठीक है? तो कल हम इसके आगे बढ़ेंगे और दोस्तों आप सोचिए जहाँ 10 से 15,000 क्वेश्चनों का अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो भी टॉपिक वाइज़, तो पॉसिबल ही नहीं कि उससे बाहर से कहीं से पूछेगा। चाहे वन लाइनर में पूछे, चाहे कंसेप्चुअल में पूछे। कंसेप्चुअल तो वही होता है ना कि जो वन लाइनर होते हैं उसी को बनाते हैं। एकदम वन लाइनर वनडे का इसमें थोड़ी ना है। वनडे का इसमें केवल पुलिस आपको देखने को मिल जाए, बाकी सब ठीक-ठाक एग्ज़ाम है। आरआरबी हो गया, मैं आपको एग्ज़ाम गिनाता हूँ दोस्तों, आप लोग गिनिएगा। काउंट करिए आप लोग, नेट जेआरएफ हो गया, एसएससी हो गया, उसके बाद क्या हो गया यूपी पीसीएस हो गया, यूपी यूपीपी हो गया और यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया। भाई साहब कितना कितना एग्जाम है, आपको सोचना पड़ जाएगा, ठीक है? ऐसा कोई बुक नहीं होगा जिसमें इतना पीवाईक्यू सम्मिलित किया गया है और हर पैटर्न के सम्मिलित किया गया है। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं बार-बार इसी पे जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इस बुक से सब लोग दूर भागते हैं और सीधे टेस्ट कोचिंग के पीछे भागते हैं, जो पैसे खर्च करते हैं। हमें ये नहीं करना है। हमें इस बुक को थ्योरली अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके बाद परिणाम आप खुद देखना दोस्तों, ठीक है? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है दोस्तों? तो आज का सेशन बस यही समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलेंगे अपने नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।